अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शेख रशीद की बात मान ली, यानी शेख रशीद अहमद साहब ने जो उनको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मशवरा दिया था कि वो अपोजिशन के जो इज्तिमा है उसके ऊपर करेंगे एक सियासी ड्रोन अटैक। इमरान खान साहब ने इस मशवरे पर अमल दरामद करते हुए ड्रोन अटैक, सियासी ड्रोन अटैक किया तो ज़रूर, लेकिन वो ड्रोन अटैक कर दिया खुद उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर और अपनी ही पार्टी के चंद सरकर्दा अफराद को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से अब उनके लिए बचाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी और ये मामलात को कानूनी अंदाज के अंदर टैकल करने की कोशिश की जाएगी तो फिर अपोजिशन को किसी के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद पेश करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर ख़ुद एक ऐसा जवाज़ पेश कर दिया है जिसके नतीजे में 3 सूबाई गवर्नर, स्पीकर नेशनल असम्बली के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। डिप्टी स्पीकर इस नेशनल असम्बली के लिए भी मुश्किल है क्योंकि वो 3.5 साल से स्टे ऑर्डर पर चलते हुए आ रहे थे और अब 2 मार्च को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी नाअहली के हवाले से जो दरख्वास्त है जो वो उसकी उन्होंने समाअत के लिए फ़िक्स कर दी। और देखना यह है कि उनका फ़ैसला जो है वो किस हद तक आगे आता है। इमरान खान साहब ने यह सियासी ड्रोन अटैक कैसे किया, क्यों किया और इसकी जद में कौन कौन आएगा और माजी के अंदर ऐसे वाक़यात पर मुख्तलिफ अदालतों की तरफ से क्या फ़ैसले आए हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और अहम तरीन ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कौमी असम्बली को लग गए हैं जनाब ताले और वहाँ पर अब लोगों का कर दिया गया है दाखिला बंद। और मुमकिन तौर पर ये जो सारी सूरत हाल है कौमी असम्बली की तालाबंदी की और वहाँ पर दाखिला बंद करने की, इसके ताने बाने भी मुमकिन तौर पर जाकर जुड़ते हैं इन हाउस चेंज के हवाले से हुकूमती रद्द अमल के ऊपर। क्योंकि ये तो बात तय हो चुकी है कि इन हाउस चेंज के लिए अपोजिशन अपना तमाम जोर लगाएगी और उसके लिए जो नंबर्स गेम है उसको पूरा करने की भी कोशिश की जा रही है। हुकूमती इत्तेहादी भी आपस में मिलते जुलते जा रहे हैं। आज लाहौर के अंदर चेयरमैन सेनेट साहब अपनी पूरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमरा तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर आके उनकी मुलाकात हुई है जनाब चौधरी बरादरान से। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले तालाबंदी की बात करता हूँ। आपको याद है कि तालाबंदी कौमी असम्बली के अंदर इस वजह से हो गई है कि वहाँ पर होना है जो तहरीक अदम एतमाद के लिए वोटिंग, लेकिन वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का हॉल का दस्तयाब होना ज़रूरी है। कौमी असम्बली के हॉल की हो जा रही है जनाब तज़ीनो आराइश, और इसने जो मुमकिन तौर पर ये जो तज़ीनो आराइश थी ये OIC का जो इजलास होने जा रहा है 23 मार्च को, उसके सिलसिले की कड़ी थी। लेकिन हुआ ये कि इस तज़ीनो आराइश ने ख़त्म होना था 5 मार्च को और 5 मार्च को नेशनल असम्बली का हॉल और उसके मुत्तसिल लॉबीज़ हैं उनका कंट्रोल वापस मिल जाना था नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को। लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पर अब गो स्लो की पॉलिसीज़ पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और नेशनल असम्बली के सेक्रेटेरिएट ने इस बात की तस्दीक की है कि तज़ीनो आराइश का काम 5 मार्च तक मुकम्मल नहीं होगा, बल्कि ये 16 मार्च को अब ये सेक्रेटेरिएट कह रहा है कि हॉल की जो पोजेसन है वो नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट को मिलेगा। और जैसे ही ये हॉल का पोजेसन उनको मिलेगा तो 16 मार्च को ही नेशनल असम्बली के इस हॉल का पोजेसन वजारत ख़ारजा के सुपुर्द कर दिया जाएगा जो वहाँ पर दीगर अरेंजमेंट्स करेगा। और 23 मार्च तक ये जो कंट्रोल है हॉल का ये रहेगा वजारत ख़ारजा के पास। यानी 23 मार्च तक नेशनल असम्बली का जो हॉल है और उससे मुत्तसिल लॉबीज़ जो वोटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी। और जो मतलब है इस बात का वो बड़ा सीधा सा है कि 23 मार्च तक हुकूमती मनसूबाबंदी के तहत तहरीक अदम एतमाद वो पेश नहीं की जा सकेगी, ना स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़, ना डिप्टी स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़ और ना ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास। क्योंकि जब हॉल ही अवेलेबल नहीं होगा तो कौन सी तहरीक अदम एतमाद और कैसी तहरीक अदम एतमाद। और इस सिलसिले में जब राब्ता किया गया जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं असद कैसर साहब, तो उनका ये कहना था, उनसे पूछा गया कि जनाब ये जो अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद के लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म है और वो कोशिश कर रही है कि तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। अब अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाती है तो रूल्स के मुताबिक आपके पास 9 दिन का टाइम है, यानी वो तहरीक जो है वो 2 दिन स्पीकर असम्बली अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर
उनके लिए वोटिंग कराना उसके ऊपर लाजमी है। यानी टोटल ये 9 दिन का प्रोसीजर बनता है जिसके अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। लेकिन अब हॉल ही बंद है और तहरीक अदम एतमाद अगर आ जाती है तो फिर इसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो पाएगी, क्योंकि रूल्स के मुताबिक नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट इजलास बुलाएगा और इजलास के लिए जो मुकर्ररा जगह है वो बंद है। तो इस पर जो स्पीकर साहब हैं असद कैसर साहब, उनका ये कहना था कि ये सिचुएशन तो मेरे सामने है लेकिन अभी तक तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं हुई। एक चीज़ जब पेश ही नहीं हुई तो उसके हवाले से बात करना ही फजूल है। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है तो उसके बाद मैं सेक्रेटरी असम्बली से पूछूंगा कि हमारे पास मुतबादल क्या है और किस तरीके से हम इस तहरीक अदम एतमाद का सामना भी कर सकते हैं और वोटिंग भी करा सकते हैं, क्योंकि नेशनल असम्बली हॉल जो है वो अब 23 मार्च तक हमारे पास नहीं है। ये स्पीकर साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दिया। इसका मतलब है कि अपोजिशन की तरफ से जो कोशिश की जा रही है तहरीक अदम एतमाद की, वो मुमकिना तौर पर अब 23 मार्च से पहले पेश नहीं हो सकती। इसके साथ साथ स्पीकर नेशनल असम्बली साहब की असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास भी हुआ और उस इजलास में जो पीटीआई के जो सरकर्दा वुज़रा थे और जो उनके पार्टी लीडर्स थे, उन्होंने उस इजलास में शिरकत की और उस इजलास के अंदर ये जो अपोजिशन की तरफ से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद है स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, इसके इम्कानात पर गौर किया गया और हिकमत अमली को तय किया गया। हिकमत अमली जनाब ये बनाई है इस इजलास के अंदर कि अगर तहरीक आती है स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, ऐसी सूरत हाल में पीटीआई और इत्तेहादी जमातों के किसी रुकन को इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो नेशनल असम्बली के अंदर आए। अगर नेशनल असम्बली में वोटिंग होती है तो वो आए और अपना वोट कास्ट करे। पाबंदी लगा दी जाएगी, उनसे कहा जाएगा कि जनाब इस इजलास के अंदर उनकी शिरकत की ज़रूरत ही नहीं है। और जब वो शिरकत ही नहीं कर पाएंगे तो अपोजिशन किसी भी तरीके से अपना जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं कर पाएगी, क्योंकि नंबर्स गेम का सवाल तो उस वक्त आता है ना जब हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद हों। और जो हुकूमती अरकान उस इजलास में शिरकत के लिए आएंगे, स्पीकर साहब फौरी तौर पर रूलिंग दे देंगे। और रूलिंग देने का मतलब ये है कि वो अरकान असम्बली वो जो है अपना वोट ना कास्ट कर पाएंगे और बल्कि रूलिंग देते ही उनको इजलास से सार्जेंट एट आर्म्स की मदद से उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। यानी ये हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली तय की गई है कि जनाब हमने स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की सूरत में ये करना है कि लोगों को हमने कहना है कि जनाब आप अपने कमरों में रहें, कमरों के बाहर आईबी वाले खड़े होंगे और कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकेगा और ना ही असम्बली हॉल तक पहुँचेगा। और असम्बली हॉल तक पहुँचने का मतलब ये होगा कि वो इजलास में शिरकत के लिए आ रहा है और ऐसी सूरत में वहाँ पर भी उनके लिए किसी किस्म की कोई मुश्किलात पैदा की जाएंगी। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो वोटिंग है वो होनी है डिवीजन के ज़रिए। यानी जो लॉबीज़ हैं नेशनल असम्बली हॉल के इर्द गिर्द, वहाँ पर लोगों ने जाना है। जो हक़ में लॉबी होगी प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट देना है वो दाईं तरफ वाली लॉबी में जाएंगे और जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हक़ में वोट देना है वो बाईं तरफ की लॉबी में जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में अगर स्पीकर नेशनल असम्बली ये फ़ील करते हैं कि हुकूमती अरकान वो जा रहे हैं अपोजिशन के कैंप में और अपोजिशन के कैंप से वो जा रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के हक़ वाली लॉबी में, तो वहाँ पर भी स्पीकर नेशनल असम्बली उसी वक्त मौके पे जो सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के असद उमर साहब, वो स्पीकर के को फौरी तौर पर दरख्वास्त देंगे कि जनाब ये अरकान असम्बली जो है वो डिफेक्शन कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉस कर रहे हैं, लिहाजा इनको वोट डालने से रोका जाए। और स्पीकर साहब फौरी तौर पर इस बात का फ़ैसला भी कर देंगे, रूलिंग भी दे देंगे और उन अरकान को असम्बली से निकाल दिया जाएगा। यानी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ या स्पीकर के ख़िलाफ़ या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ किसी भी सूरत वोट कास्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इस नुक्ते के ऊपर आता है वो ड्रोन अटैक जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में किया था। यानी इमरान खान साहब ने खुद अपनी ही पार्टी और अपनी ही पार्टी के चंद सरकर्दा अफराद के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया। अगरचे वो चाहते नहीं थे ड्रोन अटैक, लेकिन वो ड्रोन अटैक उनसे हो गया। आज मामला ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से नई कोर कमेटी बनाई गई है और इस कोर कमेटी में जो माजी की कोर कमेटी है उसकी निस्बत इसके अंदर अरकान की तादाद में भी इजाफा किया गया है और अब ये 33 रुकनी
कोर कमेटी होगी। अब दस्तूर पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के जो तमाम सियासी ढांचा है वो अपने लिए तमाम पावर्स हासिल करता है दस्तूर पाकिस्तान से, और सियासी पार्टीज़ एक एक्ट के तहत काम करती हैं जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट कहा जाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस एक्ट के मुताबिक तमाम कार्रवाइयों को देखता है, उसके मुताबिक आगे चलता है। अच्छा, इन्हीं एक्ट और इन कवानीन के मुताबिक ऐसे तमाम ओहदे जो बराह रास्त रियासत पाकिस्तान के तहत काम करते हैं, जैसे सदर ममलिकत का ओहदा है, जैसे गवर्नर्स का ओहदा है, ये तमाम अफराद के ऊपर, इन तमाम अफराद के ऊपर इस बात की पाबंदी होती है कि वो बराह रास्त सियासी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे और इस अपनी जो गैर जानिबदाराना पोजीशन है उसको ना सिर्फ बरकरार रखेंगे बल्कि उन पर यह पाबंदी भी होती है कि अगर वो अपने ओहदे की मुद्दत ख़त्म होने के बाद या अगर वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें तो उसके बाद वो अगर सियासत में हिस्सा लेना चाहें तो उनको 2 साल तक की पाबंदी है कि वो 2 साल तक सियासत के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते। ये कानून का इतलाक़ होता है सदर ममलिकत के ओहदे पर और गवर्नर्स के ओहदे पर, और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ इस वाले से अदालती फ़ैसले हैं वो मौजूद हैं। आज इस कोर कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जारी की है सेक्रेटरी जनरल PTI की तरफ से, उसके अंदर जो मेंबरान हैं उसके अंदर चंद ऐसे मेंबरान को भी शामिल किया गया है जो रियासती मनासब रखते हैं यानी गवर्नर्स के ओहदे पर तैनात हैं। इस कोर कमेटी के अंदर शामिल हैं जनाब गवर्नर सिंध साहब इमरान इस्माइल, गवर्नर KPK शाह फरमान साहब, स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। बाकी अरकान असम्बली चूँकि मुंतखब अरकान भी हैं या सियासी शख्सियात हैं, उनके ऊपर इस बात में कोई पाबंदी नहीं है कि वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें या ना लें। अलबत्ता ये 4 जो शख्सियात हैं इनके ऊपर पाबंदी है, और स्पीकर नेशनल असम्बली चूँकि उनका काम वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इम्पार्शल हों, वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलें। बल्कि माजी का मैं आपको हवाला देता हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुहतरमा शहीद के दौर के अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली थे, और स्पीकर के तौर पर जब उनको अपने इस ओहदे पर मौजूद रहे तो उन्होंने एक जानिब तो इम्पार्शियलिटी को बरकरार रखने की भरपूर कोशिशें की, दूसरी जानिब इसी इम्पार्शियलिटी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ना सिर्फ अपना पार्टी ओहदा छोड़ा, वो वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे, और उन्होंने स्पीकर बनने के बाद इन दोनों ओहदों से ना सिर्फ इस्तीफ़ा दे दिया था बल्कि उसके बाद वो पार्टी इजलासों में शिरकत भी नहीं करते थे। लेकिन असद कैसर साहब ने इस ओहदे को ना सिर्फ कबूल भी कर लिया बल्कि उन्होंने ये जो कोर कमेटी है इसके अंदर भी शामिल हो गए, और अब वो सियासत के अंदर बरमला इसका इजहार भी कर रहे हैं, वो जा भी रहे हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने मोहन सलाई साहब से रब्ता किया और उनके साथ जो भी अपोजिशन जमातों के राब्ते हो रहे हैं उसके ऊपर उनसे सारी तफसीलात भी हासिल की थी। अब ये जो 3 हैं इसके अंदर ओहदेदार, गवर्नर साहब और तीनों सूबों के गवर्नर, इनके ऊपर भी वही कानून का इतलाक़ होता है जो सदर ममलिकत पर होता है। आपको याद होगा आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे, और बतौर सदर पाकिस्तान वो ईवान सदर के अंदर ना सिर्फ पार्टी इजलासों की सदारत करते थे बल्कि ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और दीगर फेडरल काउंसिल और इस किस्म के इजलासों की सदारत भी करते थे और पार्टी लीडरशिप को हदायत भी देते थे, और इसके साथ साथ पार्टी कन्वेंशन जलसों यौम तसीस से खिताब भी करते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने ऐलान भी किया था कि वो अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को भी चलाएंगे। लेकिन ये सारे का सारा मामला चैलेंज हो गया था लाहौर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम ने सदर साहब के इस ऑफिस को चैलेंज किया था, और जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन गई थी कि ईवान सदर को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और आसिफ अली जरदारी साहब पर पाबंदी लगा दी गई थी कि वो ईवान सदर के अंदर पार्टी इजलास नहीं करेंगे, वो पार्टी हेड नहीं रह सकते, वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकते। इस किस्म की डायरेक्शंस लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी। अब इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन उनकी पार्टी के लीडर्स की तरफ से जारी किया गया है, इसके अंदर ये सरीहन उन कवायद की भी खिलाफ वर्जी है, और लाहौर हाई कोर्ट के जो फैसला जिसका मैंने आपको जिक्र किया पाकिस्तान लॉयर्स फोरम वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, इसको लेकर अगर अदालतों में जाया जाए या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज किया जाए तो ये कम से कम ये जो 3 शख्सियात हैं यानी इमरान इस्माइल साहब, शाह फरमान साहब और चौधरी सरवर साहब, ये इनके लिए तो बहुत ज़्यादा
सियासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। स्पीकर साहब के लिए ऑलरेडी मुश्किल है, जबकि डिप्टी स्पीकर साहब ऑलरेडी टिकटिकी पर ऊपर लटके हुए हैं। कासिम खान सूरी साहब, उनका मामला 2 मार्च के लिए फिक्स हो चुका है। फैसल वाउडा साहब अभी तक हवा में, उनके बारे में ये नहीं पता चल रहा कि अब उन्होंने आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी नाअहली का फैसला बरकरार रखा हुआ है। ये वाली सूरत हाल जो इमरान खान साहब हैं उनके लिए मुश्किलात का सबब बन रही है। इस सारी सूरत हाल में इम्पॉर्टेंट एक विज़िट होता है, और वो विज़िट होता है जनाब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब का लाहौर का, और वो अपने साथ लेके आते हैं PTI वो जो हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स हजरात को। और दिलचस्प बात यह है कि इस वफ्त के अंदर वो सेनेटर्स भी शामिल हैं जो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठते हैं, यानी सेनेटर दिलावर खान साहब का ग्रुप। जो वफ्द आता है उसके अंदर नसीबुल्ला खान बाज़ई, सेंटर अब्दुल कादर, सेंटर प्रिंस अहमद उमर अहमद जई, सेंटर अहमद खान, सेंटर दिलावर खान, सेंटर कोदा बाबर, सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद और शाज़ल शामिल हैं। और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से कामल अली आगा, मोहम्मद खान भट्टी साहब भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, इस इजलास के अंदर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अब सरसरी साहब के साथ जिक्र करूँगा। एक, बुनियादी तौर पर ये कहा गया इस इजलास के बाद कि सादिक संजरानी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कोई ख़ुसूसी पैगाम पहुंचाया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। अब जहाँ तक इस बात का जिक्र है कि संजरानी साहब को पैगाम लेकर आए, तो मेरा ख्याल है चौधरी साहब इस बात को कुछ ज़्यादा अहमियत देंगे नहीं। उसकी वजह कि अगर इमरान खान ने कोई पैगाम पहुंचाना है तो वो गवर्नर साहब के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, वो चीफ़ मिनिस्टर के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, वो असद उमर के ज़रिए, परवेज़ हटक के ज़रिए, उनके पास जो अपनी पूरी लीडरशिप मौजूद है वो उसके ज़रिए पैगाम पहुँचा सकते हैं। उन्हें सादिक संजरानी साहब से मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी। बुनियादी तौर पर सादिक संजरानी साहब को इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ इस बुनियादी तौर पर इम्पोर्टेंस इख्तियार कर चुकी है इस पॉलिटिकल बिल्डअप के अंदर, क्योंकि अगर फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करानी तो इन हाउस चेंज के लिए मुस्लिम लीग काफ का होना अपोजिशन के साथ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा जब MQM वाले भी आए थे तो उन्होंने भी अपना वज़न मुस्लिम लीग काफ के साथ अपने आप को अलाइन किया था, और अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी अपने आप को अलाइन करना चाहती है मुस्लिम लीग काफ के साथ। और इनफैक्ट मुस्लिम लीग काफ अपोजिशन की या हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को अपने साथ अलाइन करके अपोजिशन को ये बताना चाहती है, जो इन हाउस चेंज लेके आना चाहते हैं, कि जनाब अगर आप इन हाउस चेंज लेके आना चाहते हैं तो मेरी तरफ से या हमारी पार्टी की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको मानना होगा, और इनको मानने की सूरत में MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये हमारे साथ खड़े हो सकते हैं। और इनफैक्ट इस सारे मंजरनामे में चौधरी साहब ने हुकूमती इत्तेहादियों को अपने दाएं बाएं खड़ा करके इस बात का इजहार किया है कि वो इस पॉलिटिकल बिल्डअप के अंदर अगर अपोजिशन चाहती है इन हाउस चेंज को लेके आना तो वो इसके बुनियादी खिलाड़ी हैं, सेंटर फॉरवर्ड हैं, लिहाजा उन्हीं के साथ बात करना होगी और उन्हीं के टर्म्स एंड कंडीशंस को तस्लीम करना होगा। अब ये पैगाम तो आ चुका, और लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक और पैगाम भी दिया। यकीनी तौर पर अगर परवेज़ इलाही साहब को चीफ़ मिनिस्टरशिप की ऑफ़र होती है तो वो ये ख्वाहिश करेंगे कि ये चीफ़ मिनिस्टरशिप कम से कम 1.5 साल तो उनके पास रहे। वो 1-2 महीने के लिए तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं होंगे। इसका इजहार उन्होंने किया। उनका ये कहना था कि अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया है, पार्लिमानी रवायात को पामाल नहीं होने देंगे, यानी जो असम्बली है वो अपनी मुद्दत पूरी करना चाहिए उनको। चौधरी साहब का ये ख्याल है, और असम्बली मुद्दत पूरी करे इसका फ़ायदा अल्टीमेटली मुस्लिम लीग काफ को होगा, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो फिर वो अगले 1.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपनी पार्टी को बेहतर पोजीशन पे लेके आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मुझे इस किस्म की भी कुछ इतलात मिल रही हैं कि शायद इमरान खान साहब भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ़र करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पांचों घी में हैं, और वो जो चाहें इस वक्त इस पॉलिटिकल बिल्डअप से अपने लिए तमाम तर मफादात हासिल कर सकते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।